नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी और ये अंतिम प्रहार की घड़ी है और इस घड़ी के अंदर हम वीडियो के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, अकाल और सूखा, जो हर बार हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसलिए 2-3 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। हम अब बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सूखा और अकाल किसे कहते हैं? तो हम आज जानते हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा या के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% तक कम होती है। 75% कम होती है, यानी हमारे राजस्थान में वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका 75% तक कम हो, यानी इसका विचलन कितना 25% इसका विचलन हो, तो वो सामान्य वर्षा से कम मान जाती है और वहाँ पर सूखा हो जाता है। सूखा ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जिसके तहत एक क्षेत्रीय विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय के लिए जल एवं नमी की कमी हो जाती है। ठीक है, एक अभाव लंबे समय के लिए जल और नमी की कमी हो जाए, उनको उस स्थान को सूखा कहेंगे। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पति समाप्त होने लगती है। ये हमारी परिभाषा आ गई और इसी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी पशुओं को संकट का सामना करना पड़ता है और वे मरने लगते हैं। यानी जहाँ पर जल की कमी हो जाएगी और नमी की कमी हो जाए, वहाँ घास भी सूखने लगेगी और जहाँ घास वगैरह सूख जाएगी, वहाँ पे शाकाहारी जो पशु हैं, जो केवल घास फूस खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए वहाँ पर चारे की कमी हो जाएगी और पशु मरने शुरू हो जाएंगे। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? सिंचाई आयोग ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग किस प्रकार से बांटता है? वो है सूखा क्षेत्र वे क्षेत्र कहलाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी हमारे राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में कम होती है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो आएगा वो सूखा क्षेत्र आएगा। एवं वर्षा विचलन 25% से अधिक हो, यानी 50% जो हमारी सेंटीमीटर जो वर्षा होती है उसका 25% से अधिक उसका विचलन हो, यानी उसके 25% उसमें कमी दर्ज की जाए। सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से होते हैं? वे क्षेत्र हैं जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 75 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होती है, ठीक है, यानी आप मान लो मिजोरम वगैरह ये क्षेत्र आते हैं जो थोड़े अधिक सेंटीमीटर के आते हैं, जैसे वहाँ पे बरसात अधिक होती है, वहाँ विचलन सामान्य से 25% तक होती है। यानी विचलन जो है वो सामान्यतः 25% तक होती है, यानी 25% तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़्यादा होगी तो वो सूखाग्रस्त से सूखे क्षेत्र में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं सूखा और अकाल। सूखा कहते किसे हैं, उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, उसको हम देखते हैं कि सूखा और अकाल। सूखा एक प्राकृतिक विपदा है। सूखा एक प्राकृतिक विपदा है जो अल्प वर्षा न होने का परिणाम है। ये कौन सा है? सूखा। यदि सूखा सामान्य होता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन अगर अधिक हो जाए, ये अगर सूखा अगर अधिक होने लगे, इसकी तादाद बढ़ने लगे सूखे की, तो वो अकाल का रूप ले लेता है। अगर सूखे का भयंकर रूप देखें तो वही अकाल है, जिससे न केवल आर्थिक हानि होती है अपितु जन धन पशु आदि की हानि होती है। सूखा और अकाल राजस्थान के नाम से जुड़े हुए हैं क्योंकि इसका प्रकोप यदा कदा होता ही रहता है। हमारे राजस्थान में सदैव सूखा कभी अकाल ये मतलब होता रहता है, चलता ही रहता है। भूजल स्तर गिरने की समस्या, यहाँ पे जब बरसात कम होती है तो भूजल भी गिर जाता है। राजस्थान में वर्षा की कमी तथा अधिक दोहन से भूजल स्तर निरंतर गिरता रहता है। आगे चलते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। 2017 में राज्य, ध्यान रहे, 2017 में राज्य के 295 में से 185 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। ये आप बिल्कुल आंकड़ा पूरा ध्यान रखना, याद रखना, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल भी बन सकता है कि 2017 की जो मतलब आंकड़े हैं उसके अनुसार जो ब्लॉक में बांटा गया है 295 ब्लॉक में, उसमें से 185 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। अकाल कितने प्रकार के माने गए हैं उनको हम देखते हैं कि कितने प्रकार के अकाल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उनको विशेष रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान में 3 प्रकार के अकाल माने जाते हैं। वो हैं अन्न अकाल, यानी कृषि उपज की कमी होती है या नहीं होता है। जल अकाल, जहाँ पे पानी की कमी का अभाव हो जाए, कमी हो जाए। तृण अकाल, तृण यानी चारा या घास, जहाँ पे घास और चारे की कमी हो जाए उसे तृण अकाल कहेंगे। आगे चलते हैं। त्रिकाल किसे कहते हैं? जहाँ पर भोजन और पानी, चारे की का संकट उत्पन्न हो जाए उसे त्रिकाल कहा जाता है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी जा चुका है अधिक परीक्षाओं में कि त्रिकाल किसे कहते हैं। त्रिकाल में ऑप्शन देके आपको भोजन, पानी, चारा दे देंगे और भी इसमें ऑप्शन जोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे त्रिकाल में आए तो भोजन, पानी और चारा, ये त्रिकाल के अंदर माने जाते हैं। राजस्थान में अकाल के बारे में लोक कहावतें भी प्रचलित हैं, ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे अकाल एक सामान्य रूप से देखा जाए तो होता ही रहता है। यहाँ पे कहावतें हैं जिसमें एक है तीजो कुरियो आठों काल, अर्थात प्रति तीसरे वर्ष कुरिया का अर्थ है अर्ध अकाल, यानी प्रत्येक 3 वर्ष में अर्ध अकाल पड़ता है और प्रत्येक 8वें वर्ष में यहाँ पर अकाल की स्थिति देखी जाती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुरिये से क्या अर्थ है, यानी आप ध्यान रखना, कुरिया एक अर्ध अकाल को कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिले कौन कौन से हैं याद रखना आप। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, ये डार्क जोन में घोषित किए जाते हैं। यहाँ पर ये घोषित किया गया है कि यहाँ पर अकाल पड़ता रहता और कृषि आयोग ने इनको डार्क जोन में घोषित किया गया है। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे और अकाल का प्रमुख कारण और अनियमित वर्षा है। यहाँ का प्रमुख कारण क्या बताया है कि अनियमित वर्षा, ठीक है। आपको प्रमुख कारण पूछ सकता है एग्जामिनर, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इसमें प्रमुख कारण कौन सा है। तो प्रमुख कारण इसका है अनियमित वर्षा, यानी यहाँ पे जो बरसात होती है वो नियमित तौर से नहीं होती, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। अधिकतर तो वैसे कम ही होती है, ज़्यादातर प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है। जब वर्षा नहीं होती है तो अनावृष्टि कहलाता है। जब वर्षा की कमी हो जाती है तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। राजस्थान में स्थायी पाहुणा के रूप में जाना जाता है, यानी स्थायी पाहुणा किसे कहते हैं तो अनावृष्टि को स्थायी पाहुणा कहते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख अकाल कौन कौन से राजस्थान के अंदर, उनको देख लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख अकालों में चालीसा का काल, ठीक है, जो आता है 1783 में, 1783 में आता है। पंचासा काल या पचासा का काल आता है 1812-13 ईस्वी में। छप्पनिया का काल 1899 में, और इनको विक्रमी संवत के तौर पर देखें तो 1956 के तौर देखा जाता है, ठीक है। ये विक्रमी संवत 1956 है, इसलिए इसको छप्पनिया का काल कहते हैं, और सन में देखें तो 1899 है। आगे चलते हैं। राजस्थान अकाल एवं अभाव की स्थिति, राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कब अकाल पड़ा राजस्थान में, कितने ज़िले प्रभावित हुए और कितने ग्रामों की संख्या है, ये कई बार पूछ भी लेता है और हो सकता है कि पूछ भी ले, क्योंकि पिछली बार सवाल आया था तो ये 32 जिलों वाला सीधा आपको पूछ लिया गया था। सबसे सर्वाधिक अभी तक का भयंकर अकाल कौन सा था, तो ये 32 जिले इसमें प्रभावित हुए थे 2002-03, ठीक है। उसमें ग्रामों की बात करें तो 40,990 ग्राम प्रभावित हुए थे, और प्रभाव संख्या की बात करें तो लगभग 5 करोड़ जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी, 4.5 करोड़। और 2010-11 की जो वर्ष है, कृषि वर्ष है, उसमें 2 गांव
मतलब दो जिले प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसमें गाँव की बात करें तो गांव थे उसमें 1249 और 13,67,000 ये जनसंख्या इसमें प्रभावित हुई थी। यानी सबसे न्यूनतम, अभी तक का सबसे न्यूनतम अगर अकाल रहा या अकाल से प्रभावित रहा है, ठीक है, तो ये रहा है 2010-11। ठीक है, अभी तक तो सबसे न्यूनतम अकाल अगर रहा तो 2010-11 में रहा है। यह हो सकता है कि अब की बार ये सीधा पूछ ले आपसे ले। आगे चलते हैं। 2019-20 का भी मैंने आंकड़ा इसमें सम्मिलित किया है। 2019-20 में कितने प्रभावित रहे जिले, तो 21 जिले प्रभावित रहे। ठीक है, याद रखना आप, हो सकता है पूछ भी ले आपसे कि 21 जिले 2019-20 में कितने जिलों में अकाल रहा या अकाल घोषित किया गया, तो वो है 21 जिले। ठीक है, गाँव की बात करें तो गाँव यहाँ पे है 14,331। ठीक है, और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़। अकाल की समस्या को हल करने के लिए राज्य में विशिष्ट योजना संगठन किसमें, राज्य में, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी, 1971 में। 1971 में राज्य में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी, अकाल की समस्या को हल करने के लिए। अब देखते हैं कि अकाल की समस्या को हल करने के प्रमुख सरकारी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो कब कब चलाए गए और किस प्रकार से उनका जो डिवाइडेशन रहा खर्चे का, कि कितना केंद्र देगी और कितना राज्य सरकार वहन करेगी, और कितने जिलों में ये चीज़ चलाई जा रही है, वो हम सारा कुछ देख लेते हैं आगे। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1974-75 में। ध्यान रहे आपको, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये कब चलाया गया, 1974-75 से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में था। ठीक है, उसके बाद में उसका एरिया और बढ़ा दिया गया था। 8 जिलों में था, बांसवाड़ा डूंगरपुर इसमें शामिल किए गए थे उस वक्त। कब, 74-75 में। उसके बाद में वर्तमान में यह 1 अप्रैल 1999 से केंद्र का अंश 75% और राज्य का 25% किया गया। कब किया गया, 1999 में। वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों में है और 32 विकास खंडों में है। चलो और देख लेते हैं मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। आगे आता मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये कब चलाया गया, 1977-78 में। यह आपको सीधा सन पूछेगा, दे देगा आपको कि ये कार्यक्रम कब चलाया गया। जैसे मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, मरु प्रसार रोक योजना कब चलाई गई, या इसके कितने जिले प्रभावित हुए। जिलों की संख्या भी पूछ सकता है और आपको सन भी दे सकता है। तो हम देख लेते हैं मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 से केंद्र सरकार की 100% यानी 100% ये केंद्र सरकार की इसमें पैसा वहन करेगा। सहायता से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों में कहाँ किया गया, 16 मरुस्थलीय जिलों में 77-78 को मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में चलाया गया और राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिलों में 85 विकास खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी भी ये शुरू है। मरु प्रसार रोक योजना है वो 10 जिलों में अभी चल रही है। आगे देख लेते हैं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में 10 जिलों में बंजर भूमि और क्रमिक भूमि के विकास हेतु चलाया जा रहा है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में, ठीक है, 89-90 में। और एक इससे जुड़ा भी आगे और प्रश्न आएगा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है 93-94 से। आपको सीधा ये सन याद रखने हैं और कौन सा कार्यक्रम है ये याद रखना है। सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के 14 विकास खंडों के रहने वाले लोगों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीमावर्ती जो जिले सीमा की तरफ हैं, जो सीमा पर आते हैं, उनमें हैं बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। उनके 14 विकास खंडों में ये चलाया जा रहा है। कब चलाया जा रहा है, 93-94 से। ये क्यों चला जा रहा है, इन लोगों की नाम जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देख लेते हैं, ऊपर आया था समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है, और अब ये आ गया है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। दोनों की डेट आप
ध्यान रखना ये 1995 है, वो एक समेकित विकास कार्यक्रम था। ये एकीकृत विकास कार्यक्रम है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राज्य में बंजर भूमि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 29.64% है। राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल अगर पूछ ले कितना है तो 29.64% है। और सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में 33.3% है। और प्रतिशत के हिसाब से देखें, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये राजसमंद में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि राजसमंद का एरिया जैसलमेर से कम है, ठीक है। जैसे भूमि का अगर देखें तो ये जैसलमेर में सर्वाधिक भूमि है, लेकिन प्रतिशत के उनके क्षेत्रफल के हिसाब से अगर प्रतिशत देखें तो ये राजसमंद में सर्वाधिक है। आगे देख लेते हैं जीवन धारा योजना। 1996-97 में जीवन धारा योजना शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो गरीबी जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के निर्माण यानी उनके घर इत्यादि बनाने के लिए लघु और सिंचाई कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए जीवन धारा योजना शुरू की। कब की गई, 1996-97 में। ये और इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं पूछ भी दे, इसलिए मैंने सीधा इनका सन सम्मिलित किया है। DRDA प्रशासन योजना ये कब चलाई गई, 1999 में। हरियाली परियोजना 2003 में चलाई गई। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंध परियोजना, ये याद रखना आप, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंध परियोजना 2008 से चलाई जा रही है। और केंद्र राज्य के मध्य अनुपात 90:10 है। आगे चलते हैं, राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई, तो राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 2009 में की गई। कब की गई, 2009 में। आप याद रखना ये एक नया है तो विशेष हमारे लिए बन जाता है। राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 2009 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, बंजर भूमि विकास हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार करना और क्रियान्वित करना, ठीक है। राजस्थान वेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड 2009 में इसकी स्थापना की गई और बंजर भूमि विकास हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार करना और क्रियान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य रह जाता है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप नए हैं तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। धन्यवाद।